छत्तीसगढ़ राज्य गठन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ शब्द का निर्माण कैसे हुआ था। छत्तीसगढ़ के दो नाम हमने देखे थे, एक तो कौशल और दूसरा छत्तीसगढ़। आज हम पूरे छत्तीसगढ़ के गठन को पूरे कालक्रम के अनुसार पढ़ेंगे, 1861 से लेकर वर्तमान 1 नवंबर सन 2000 तक। चलिए शुरू करें। आप लोग केवल देखिएगा अभी, है ना, फिर एक बार मैं पूरा समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं लिखाऊंगा। पहले आप पूरा समझिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे मैं बात करता हूं 1853 की। सन 1853 में हमारा छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन था और इस समय नागपुर के जो भोसले शासक थे उनका नाम था रघुजी तृतीय। तो रघुजी तृतीय नागपुर क्षेत्र को ही देखते थे। नागपुर क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा था और ये जो हमारा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को रघुजी तृतीय देखते थे और इस क्षेत्र को मैनेज करने के लिए वो जिलेदार भेजते थे। और दिसंबर 1853 में जो भोसले शासक हैं रघुजी तृतीय, इनकी मृत्यु हो जाती है और छत्तीसगढ़ में इस समय जिलेदार के रूप में काम करते हैं गोपाल राव। जैसे ही रघुजी तृतीय की मृत्यु होती है, वैसे ही ये जो क्षेत्र है हमारा छत्तीसगढ़ और पूरा का पूरा ये पूरा क्षेत्र डलहौजी की नजर में आ जाता है। ये जो आपको व्यक्ति दिख रहा है, इसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी जिसको हम बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत, और इसी को बोलते हैं गोद निषेध प्रथा। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाया था जिसके तहत ऐसा कोई साम्राज्य जो कभी ना कभी मुगलों या मराठों के अधीन है, वहां के राजा रानी अगर निसंतान होते हैं, अर्थात उनका पुत्र नहीं होता है, तो उनको गोद लेने से पहले गवर्नर जनरल से पूछना पड़ेगा। उस समय क्या होता था, जिनकी संतानें नहीं होती थी ना, वो लोग गोद लेने के बाद उसे राजा बना देते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने भी यही प्रयास किया था, है ना। और इस प्रकार की कोई किसी भी राजा को अगर गोद लेना होगा तो कम से कम एक बार गवर्नर जनरल से, ब्रिटिश गवर्नर जनरल से परमिशन लेंगे। और ये लोग परमिशन नहीं देते थे। क्यों परमिशन देंगे ये लोग? इनका ये मानना था कि अगर किसी राजा की संतानें नहीं है और वो पूर्व में अगर मराठे और मुगलों के अधीन है, तो उस राजा के मरने के बाद वो साम्राज्य या वो रियासत हमारा हो जाएगा। तो रघुजी तृतीय का निधन होता है और इनकी कोई सगी संतानें नहीं थी। इस वजह से ये जो पूरा क्षेत्र था डलहौजी की हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया इसको। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन मिला लिया गया। ध्यान रखना, गोपाल राव हैं छत्तीसगढ़ के जिलेदार। अब क्या होगा, 1854 में तो नागपुर के क्षेत्र को इन्होंने अपने अधीन किया और 1855 में नागपुर से शासन होता था और नागपुर में जो अंग्रेजों के पदाधिकारी बैठते थे इनको कहा जाता था कमिश्नर। और इस समय कमिश्नर थे नागपुर के मेसन। और इन्होंने छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर बना के भेजा चार्ल्स सी इलियट को। और चार्ल्स सी इलियट को पूरी छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिलती है कि यहाँ पे किस प्रकार का कहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है, यहाँ के प्रशासन को कैसे चलाना है। ये छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर बन के आते हैं। तो अब पूरा का पूरा हमारा जो छत्तीसगढ़ है नागपुर साम्राज्य के विलय के साथ साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ भी नागपुर के मराठों के ही अधीन था। ये भी ब्रिटेन के शासकों के अधीन हो जाता है, ब्रिटिश शासकों के अधीन हो जाता है। अब उसके बाद फिर होता है 1861। हम आते हैं सन 1861 में। 2 नवंबर सन 1861 ये वो समय है जब मध्य प्रांत का गठन होता है।
मध्य प्रांत का गठन होता है। अर्थात अंग्रेजों के पास 11 ऐसे स्टेट थे जिस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेजों का हुआ करता था। उसी में से एक था हमारे छत्तीसगढ़, और हमारे छत्तीसगढ़ जिससे लगा हुआ होता था वो वाला क्षेत्र मध्य प्रांत कहलाता था। ये वाला पूरा क्षेत्र मध्य प्रांत कहलाया। अंग्रेजों ने ये पूरे क्षेत्र को अपने अधीन कर दिया और इसको प्रशासनिक संरचना देते हुए 2 नवंबर 1861 में इसको नाम दिया मध्य प्रांत का, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत। और यहाँ पे जिले बने तो हम जो कि छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, तो 1861 में ही हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिलों का निर्माण होता है, और ये 3 जिले आपको दिखाई देंगे। संबलपुर भी उस समय था, बिलासपुर भी था और रायपुर भी था, रायपुर था। अब जिले बने 1861 में, लेकिन संभाग का निर्माण हो रहा है 1862 में। 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बने। कितने संभाग बने? 5 संभाग बने। छत्तीसगढ़ के लिए हमें 2 संभाग को जानना जरूरी है। एक का नाम स्वयं छत्तीसगढ़ पड़ा और दूसरे का नाम पड़ा गोदावरी। सागर, जबलपुर, गोदावरी तालुका, ऐसे 5 संभाग बने थे, जिसमें 2 संभाग का नाम आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ को खुद संभाग का दर्जा मिलता है। 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बनता है और एक है गोदावरी संभाग। तो छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत पूरा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता था और गोदावरी संभाग के अंतर्गत बस्तर आता था। तो पूछा जाएगा, जब पहली बार छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया था तो बस्तर किसके अधीन आता था? तो आपको बताना है गोदावरी संभाग। संभाग जैसे वर्तमान में राजनांदगांव कौन से संभाग में आता है? दुर्ग संभाग में। वैसे ही 1862 में बस्तर गोदावरी संभाग का हिस्सा था। तो हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति 1862 तक इस प्रकार थी। 1862 में 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर। और उस समय ये जो बस्तर है, जो वर्तमान का बस्तर है, वो गोदावरी संभाग का हिस्सा था। उस समय की संरचना अलग थी। अब इसके बाद फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन। ये व्यक्ति हैं लॉर्ड कर्जन। इसका नाम लॉर्ड दुर्जन रखना चाहिए था, लेकिन रख दिया कर्जन। इसने ये एक चीज देखा इस क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में, कि जितनी भी क्रांतिकारी विचारधारा है बंगाल क्षेत्र में ही उपज रही है। जितने भी महान क्रांतिकारी, राजा राम मोहन राय भी बंगाल से थे, इनसे बहुत पहले के हैं, है कि नहीं? ये तो 1905 की घटना है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस जी, जितने भी बड़े बड़े महानायक हुए, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये सारे के सारे बंगाल से संबंधित हैं। यहाँ पे अंग्रेजों का गढ़ था और अंग्रेज यहाँ पे लोगों को सताते थे, और कुछ लोग जो पढ़ लिख कर समझदार बन जाते थे वो गलत शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो सबसे पहली बार राष्ट्रवाद की जो भावना है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये उपजती है बंगाल में। तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसे होगा तो फिर ज़्यादा दिन हम लोग यहाँ भारत में नहीं टिक पाएंगे, तो फिर क्या किया जाए? तो लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी ये थी, फूट डालो शासन करो। सबसे पहली नीति लॉर्ड कर्जन की यही थी, फूट डालो शासन करो। और इसने फूट डालने का कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से किया। इसने कैसे फूट डाला? फैन ऑफ करो, है ना? ये जो एरिया है, इसके पूर्व साइड में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी और इसके पश्चिम साइड में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। तो इन्होंने बोला कि हिंदू मुसलमान बोल के अगर मैं बांटूंगा तो यहाँ के लोग मेरा विरोध करेंगे। ये एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे प्रशासन करने के लिए हमको सुविधा नहीं बन रही है, तो हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इन दोनों क्षेत्र को बांट देते। यहाँ पे मुसलमानों को समझाया कि तुम लोग, अगर तुम्हारी कम्युनिटी यहाँ पे रहेगी तो तुम लोग अपने हिसाब से राज करोगे, तुम्हारा शासन अपने हिसाब से चलेगा। तो उनको अच्छा लगा ये बात, सही बात बोल रहे हो आप हमारे पक्षधर हो। तो यहाँ पे इन्होंने बांट दिया पूरा बंगाल को और बंगाल विभाजन कर दिया 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। और जैसे ही बंगाल विभाजन किया 1905 में, उसका प्रभाव वर्तमान के छत्तीसगढ़ पे भी पड़ा। ये जो वर्तमान का नक्शा है छत्तीसगढ़ का, ये 1905 में ही अस्तित्व में आया है। अगर कोई आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा कब अस्तित्व में आया है, तो आप बोलेंगे सन 1905। 1905 में क्या हुआ आप देखिए। 1905 में जो हमारा छत्तीसगढ़ था, इस पर 5 छोटे नागपुर क्षेत्र के 5 रियासतों को इस हिस्से में मिला दिया गया, और 5 रियासतों को, जो इधर 5 रियासत थे, इसको बंगाल को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? बंगाल को।
तो हमारा जो छत्तीसगढ़ था ये वर्तमान स्वरूप निकल के आ जाता है। 1905 में छत्तीसगढ़ में शामिल होने वाले 5 रियासतों का नाम आपको याद रखना है। ये 5 रियासत हैं कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर एवं जसपुर। ये 5 रियासत शामिल होते हैं सन 1905 में। और वर्तमान का जो मैप है ये रेडी हो जाता है। तो बंगाल विभाजन में छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान नक्शा है ये 1905 में ही अस्तित्व में आया है, बंगाल विभाजन के उपरांत। ठीक, बंगाल विभाजन के खिलाफ इतिहास में हम पढ़ेंगे, पूरे भारत में भी बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, छत्तीसगढ़ में भी चलाया गया। पूरे के पूरे 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। इस दिन पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अमार सोनार बंगला इस प्रकार का गीत गाया था, जो कि बांग्लादेश का फिर बाद में राष्ट्र गीत भी, राष्ट्रगान भी बनता है। इसके बाद फिर हम आते हैं आगे। सन 1918 में ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के महान शख्सियत में से एक पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने सन 1918 में ही सबसे पहला हस्तलिखित या हाथ से, जिसको हम बोलते हैं पांडुलिपि, क्या बोलते हैं, पांडुलिपि में मानचित्र तैयार किया, मानचित्र तैयार किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले शख्सियत जिन्होंने छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार किया, तो आप बोलेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। इन्होंने सबसे पहला मानचित्र बनाया था, मैप बनाया था छत्तीसगढ़ का अपने हाथ से, जिसको बोलते हैं पांडुलिपि। तो पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार करने वाले व्यक्ति यही हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा को ही छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। ये और प्रयास करेंगे अभी। छत्तीसगढ़ इस प्रकार का हमारा छत्तीसगढ़ होगा करके सबसे पहला डिजाइन किया था, सबसे पहला मानचित्र बनाया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। और ये 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन में भी शामिल होते हैं। कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो कि अंग्रेजों तक भारतीयों के बात को पहुंचाती है। हर साल कांग्रेस का दिसंबर के महीने में, कांग्रेस उस समय जनसमूह था, पूरे भारत के जितने भी उस समय भारत के जितने भी क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी नेता थे जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे, वो सारे के सारे उस संस्था से जुड़े हुए थे, कांग्रेस संस्था से जुड़े हुए थे। ये भी कांग्रेस की संस्था से जुड़े हुए थे। 1939 में इनका अधिवेशन होता है दिसंबर के महीने में, जबलपुर के पास त्रिपुरी में। वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनते हैं। महात्मा गांधी अपने तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को खड़े करते हैं, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया वहां पे जो इलेक्शन होता है उसमें हार जाते हैं। तो महात्मा गांधी नाराज हो जाते हैं कि इन्होंने मेरे विचारधारा वाले व्यक्ति को हरा दिया। तो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी को नाराज देखते हैं, वैसे ही वो त्याग पत्र दे देते हैं। तो कांग्रेस की मीटिंग उतनी अच्छे से नहीं चल पाई जैसे चलनी थी। इसी प्रक्रिया को इतिहास में त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस सभा में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा पुनः छत्तीसगढ़ का मांग किया गया, लेकिन ये जो सम्मेलन था ये ऑलरेडी विवादित था, तो इनकी बातें क्लियर नहीं हो पाई। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत प्रयास किया, पहला मानचित्र बनाया, त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के लिए मांग किया, है ना। कुछ संस्थाएं हैं जो छत्तीसगढ़ मांग के लिए कार्य करती हैं। जैसे सबसे पहला परिषद जिसने पृथक छत्तीसगढ़ हो, जब भारत आजाद नहीं होता उससे पहले पृथक छत्तीसगढ़ हो करके, नागेश, रायपुर जिला परिषद 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु मांग करते हैं। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ सुधी संघ, इसमें अंचल के, हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के राजा, वकील, ये लोग सब थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ की तरफ सभी लोगों का ध्यान आकर्षण करने का कार्य किया, ध्यान आकर्षण करने का काम किया। और इसके प्रमुख थे, छत्तीसगढ़ सुधी संघ के प्रमुख थे शिवदास पांडे। शिवदास पांडे। तो अगर पहला परिषद बोला जाए कि पहला परिषद जिसने छत्तीसगढ़ की मांग की थी, तो आप बोलेंगे रायपुर जिला परिषद। यह भी कांग्रेसी नेताओं की एक यूनिट है। यूनिट है, यूनिट मतलब इकाई, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं।
रायपुर में ये लोग मांग करते हैं, रायपुर की मीटिंग में। फिर उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच भी बनता है 1946 में, ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, राजनांदगांव में। अब हम आते हैं आज़ादी के समय की घटना पर। आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी थी सन 1947 में? तो आपको मालूम होगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का विभाजन किया और उन्होंने ही भारत को स्वतंत्र करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को भारत देश की सत्ता सौंपी, है ना। सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय, भारत में बहुत सारे रियासत थे, पूरे भारत में बहुत सारे रियासत थे। अगर हम अपना भारत देखें तो इस समय भारत में लगभग 563 रियासत हैं। अर्थात अगर लॉर्ड माउंटबेटन वैसे ही छोड़ के चले जाते तो हमारे भारत देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने के लिए कई राजाओं के क्षेत्र से परमिशन लेकर जाना होता। जैसे बाहुबली मूवी में जो माहिष्मती साम्राज्य से उसके बाद फिर अलग अलग साम्राज्य में जाते हैं ना वो लोग, वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता हमारा देश। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इसको एक करना, इसको एक संघ बनाना है। तो इसकी जिम्मेदारी मिलती है, भारत देश में इसकी जिम्मेदारी मिलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रियासतीय क्षेत्र के प्रमुख बनाए जाते हैं और उनके सचिव बनते हैं वीपी मेनन। वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत में घूमकर सारे के सारे रियासत को विलय करने का ठाना। 3 रियासतों ने थोड़ा सा नखरा दिखाया था। हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही की गई ऑपरेशन पोलो के तहत और हैदराबाद के निजामों को झुकाया गया और भारत संघ में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर का जो राजा थे, राजा जय सिंह, वहाँ की आबादी मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू था। उसके बाद वो बोलता था कि मैं स्वतंत्र रहूंगा करके। उसके बाद फिर अचानक से वो देखता है कि अक्टूबर के महीने में पाकिस्तानी लोग सारे के सारे जम्मू कश्मीर में घुस रहे हैं। जितने भी बारामूला में वहाँ की स्त्रियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को मार काट रहे हैं। तुरंत फोन करते हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि भैया आओ, मैं साइन करता हूँ एक टॉप इंस्ट्रूमेंट में भारत के साथ विलय करता हूँ, मेरी जनता भी चाहती है कि मैं आपके साथ मिलूँ। तो फिर वो भारत के विलय पत्र पर शामिल कर लेते हैं। ऐसे ही जूनागढ़ का नवाब, ये जूनागढ़ क्षेत्र है, जूनागढ़ का नवाब महावत खां तो साइन ही कर दिया था मैं पाकिस्तान के साथ मिलूंगा करके। पाकिस्तान ने तो उनको मंत्रालय भी ऑफर कर दिया था। यहाँ की जनता 99% हिंदू थी, ये नहीं चाहती थी कि हम पाकिस्तान में शामिल हों, क्योंकि 14 अगस्त 1947 का एक घटना है कि लाहौर में जो पाकिस्तान जब बना था, 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान को, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की सत्ता सौंपी और फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान से वापस आए थे। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार का गठन हुआ था। लियाकत अली प्राइम मिनिस्टर बने थे और मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के गवर्नर बने थे। तो इन्होंने हिंदू बस्तियों का और सिख बस्तियों का पानी कांजी सब रोक दिया था, बिजली, और वहाँ के लोगों को मार काट करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ की जनता जागरूक थी कि भैया हमको किसी भी कंडीशन में वहाँ नहीं जाना है, हमको भारत में ही रहना है। तो जनमत संग्रह कराया गया, उनको भी शामिल कर लिया गया। हर क्षेत्र के अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। छत्तीसगढ़ में रियासत का एकीकरण करने की जिम्मेदारी ठाकुर प्यारेलाल को दी गई थी। किसको दी गई थी? ठाकुर प्यारेलाल। 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी। सारे के सारे रियासतों ने भारत संघ में विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिया। वे 14 रियासतों को आप एक बार देख लेंगे। जैसे यहाँ पे बस्तर रियासत, यहाँ पे कांकेर रियासत, यहाँ पे राजनांदगांव रियासत, राजा दिग्विजय दास वाला राजनांदगांव रियासत है कि नहीं। इसके ऊपर में था खैरागढ़ रियासत, इसके ऊपर में था छुई खदान रियासत, इसके ऊपर में कवर्धा रियासत, इधर आपको मिलेगा शक्ति रियासत, यहाँ मिलेगा रायगढ़ रियासत, यहाँ मिलेगा सारंगगढ़ रियासत। अब उसके बाद फिर 5 रियासत जो 1905 में शामिल हुआ था छत्तीसगढ़ का, मौर मुकुट सरगुजा संभाग के 5 रियासत, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर एवं जसपुर। ये 14 रियासतें थी, 14 राजाओं का क्षेत्र था। ये सारे के सारे भारत संघ में विलीत हो गए। और इनमें से सबसे पहले जो भारत संघ में विलीत हुए थे वो थे खैरागढ़ के, और सबसे अंत में जो विलीत हुए थे वो थे जसपुर। सबकी बहुत अच्छी स्टोरी है, इतिहास में पढ़ते हैं, है ना। तो ये 14 रियासत थे, 14 रियासतों का विलय हो गया। अब ये जो हमारा छत्तीसगढ़ था, इस समय तक ये जो मध्य प्रदेश है, ये जो मध्य प्रदेश है, इसको मध्य प्रांत एवं बरार के नाम से जाना जाता था। तो मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। स्वतंत्रता के समय हमारा छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। अब बात आती है राज्य गठन की।
तो राज्य गठन का देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, बरार, उसके बाद फिर नीचे विदर्भ, महाराष्ट्र, ऐसे। अभी देखते हैं सन 1953, ये एक ऐसा डेट है। सबसे पहले तो मैं आपको राज्य गठन के लिए, भारत देश के पास एक चैलेंज था कि राज्यों को, अब हमको तो, हमने तो पूरे के पूरे रियासतों को मना लिया, सबको भारत संघ बना लिया, अब हम राज्य बनाएंगे। तो राज्य कैसे बनाएंगे करके 1948 में, सन 1948 में श्रीधर आयोग का गठन होता है। और श्रीधर आयोग बोलते हैं कि जहां की भौगोलिक और जहां की सांस्कृतिक चीजें एक समान हो, भौगोलिक एकता एवं सांस्कृतिक एकता, जहाँ के लोग एक ही प्रकार का कल्चर, जैसे ओणम का त्यौहार तमिलनाडु में भी मनाया जाता है और केरल में भी मनाया जाता है। वहाँ की, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बोली भाषा एक प्रकार, मतलब बोली भाषा तो एक प्रकार की, लेकिन वहाँ पे कल्चर भी एक प्रकार का है, कल्चर। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र दक्कन प्लेट्यू में आता है, भौगोलिक एकता। तो भौगोलिक एकता एवं सांस्कृतिक एकता के आधार पर हम राज्य बनाएंगे। श्रीधर आयोग का यह डिमांड था। इस आयोग का जो सुझाव था, इसको चेक करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया 1948 में फिर से अपना खुद का एक आयोग बनाते हैं, तीनों लोग, जेवीपी आयोग बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। और ये इनके द्वारा जो दिया गया सुझाव था उसको एकदम सही ठहराते हैं। इसी समय दक्षिण भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पोट्टी श्री रामालू। पोट्टी श्री रामालू जो हैं वो आंध्र प्रदेश में आकर अनशन कर देते हैं, और जैसे ही अनशन में बैठते हैं 56वें दिन ये चले जाते हैं कोमा में, और 58वें दिन इनकी हो जाती है मृत्यु। और जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है, दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का मांग एकदम चरम पर चढ़ जाता है। लोग पत्थरबाजी, आगजनी, और जो उत्तर भारत के जितने भी लोग आए हैं उनके साथ थोड़ा सा बदमाशी करते हैं। यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू इस समय समझाने के लिए दक्षिण भारत जाते हैं, तो कोई आदमी उन पर पत्थर मारता है तो उनको वापस जाना पड़ता है। अब ये बोले कि यार हमारा फैसला तो दक्षिण भारत के लिए घातक साबित हो रहा है। और उस समय वास्तव में लोकतंत्र था, जवाहरलाल नेहरू भी जनता की बात सुनते थे, अपनी तानाशाही उतना नहीं करते थे। उस समय के संदर्भ में वो सबसे बेस्ट नेता थे। तो अब उन्होंने 1953 में राज्य निर्माण के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए फजल अली। ये आयोग के अध्यक्ष हैं, और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी आयोग के अध्यक्ष होते हैं ना, तो उस अध्यक्ष के नाम से ही उस आयोग को जाना जाता है मेरे भाई। इसी आयोग को कहा जाता है फजल अली आयोग। फजल अली के साथ इसमें दो लोग और थे। एक व्यक्ति हैं हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे व्यक्ति हैं के.एम. पणिकर। ये तीनों लोग पूरे भारत देश भर घूमते हैं 2 साल तक, बढ़िया। और भारत देश जो है वो भाषाई आधार पर बनना चाहिए, भाषाई आधार पर बनना चाहिए। इन्होंने 1955 में सुझाव दिया, और इनकी सुझाव को मानकर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों का निर्माण होता है। वह 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, यूनियन टेरिटरी बनते हैं, जिनमें से इन 14 राज्यों में से एक जो राज्य है जो मध्य प्रदेश बनता है। और इसी मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो जब राज्यों का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को, इस समय हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मध्य प्रदेश का। और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी। पंडित रविशंकर शुक्ल जी 1 नवंबर 1956 में पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब देखो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है, ठीक है। और इसी 1 नवंबर 1956 से 44 साल आगे 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन होगा। लेकिन उससे पहले कई लोगों ने प्रयास किया अपना छत्तीसगढ़ मांग हेतु। तो देखते हैं उनके प्रयास को। ये देखिए, ये हैं खूबचंद बघेल जी, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक, खूबचंद बघेल जी ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, अलग छत्तीसगढ़ मांग हेतु। इन्होंने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े लीडर शामिल थे। इसके महासचिव कौन थे? अध्यक्ष ये खुद रहेंगे, अध्यक्ष ये खुद रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे खूबचंद बघेल। और इसका गठन
राजनांदगांव हो रहा है, ये प्रश्न में आ चुका है व्यापम में कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1956 में हुआ। कहाँ हुआ? राजनांदगांव हुआ। इसके अध्यक्ष थे खूबचंद बघेल। इसके महासचिव कौन थे? तो इसके महासचिव जो थे वो दशरथ चौबे थे, चौबे जी। इसमें केयूर भूषण और अन्य साथी भी थे, तो इनके मध्य में ही विवाद हो गया और विवाद के चलते यह संस्था अपने उद्देश्य को आगे नहीं ले पाई। तो फिर उसके बाद फिर 1967 में खूबचंद बघेल जी ने ही छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन किया, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया। अब यहां पे ये अध्यक्ष चेंज कर रहे हैं, फिर अध्यक्ष कौन बनेंगे? द्वारिका प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? द्वारिका प्रसाद। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के अध्यक्ष, गठन करता है खूबचंद, लेकिन इसके अध्यक्ष हैं द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। तो पूछा जाता है दोनों की दोनों संस्था कहां बनती है, तो ये भी राजनांदगांव बनता है और वो भी राजनांदगांव बनता है। दोनों संस्थाओं का निर्माण राजनांदगांव हो रहा है। दोनों छत्तीसगढ़ मांग हेतु बनी हुई संस्था है। इसके अध्यक्ष खूबचंद बघेल जी हैं, जबकि महासचिव दशरथ चौबे जी हैं, और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी को बनाया गया, लेकिन इसके गठनकर्ता खूबचंद बघेल जी हैं, है ना। एक चीज और ध्यान रखना, सन 1955 में ठाकुर रामकृष्ण ने भी छत्तीसगढ़ मांग हेतु अपनी बातें रखी थी, लेकिन उनकी बातों को अनसुनी कर दी गई थी। उन्होंने भी पहला प्रयास किया था, ठाकुर रामकृष्ण ने, ठाकुर प्यारेलाल के पुत्र, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ मांगा था, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुनी गई। लेकिन प्रयास तो हुआ। देखो 1946 में शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल, 1956 छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल, 1967 छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, यहाँ पे भी खूबचंद बघेल। ये तीनों संस्थाएं राजनांदगांव बनी हुई हैं। तीनों संस्थाएं कहाँ बनी हुई हैं? राजनांदगांव। इसके बाद फिर आते हैं 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा व 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच भिलाई। ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये है श्रमिकों के लीडर, जिनकी बाद में कुछ लोग 1991 में इनको गोली मार कर इनकी हत्या कर देते हैं। इन्होंने भी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत आंदोलन किया था, हमारा पृथक छत्तीसगढ़ होकर के। 1976 में इन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा व 1983 में इन्होंने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया, और इस समय छत्तीसगढ़ के मांग में एकदम तेजी आ गई, एकदम तेजी आ गई। तो इन व्यक्ति का नाम है शंकर गुहा नियोगी। क्या नाम है? शंकर गुहा नियोगी। पूछा जाता है इन्होंने कौन सी संस्था बनाई थी, तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा व छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, और इनका संबंध था भिलाई से, शंकर गुहा नियोगी। और ये हैं सांसद जी और साथ ही साथ कथावाचक पवन दीवान। 1983 में छत्तीसगढ़ मांग हेतु पृथक या जय छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था पवन दीवान ने, और इसका गठन हुआ था राजिम। राजिम से संबंधित है। आज भी इनका आश्रम आपको मिल जाएगा राजिम, कभी आप घूमने जाएंगे तो। जैसे कुलेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं तो फिर इधर लोमश ऋषि आश्रम, इधर पवन दीवान जी का भी उधर। अब इसके बाद फिर हम आते हैं 1993 में। 1993 में चंदूलाल चंद्राकर जी, ये भी सांसद है ना, चंदूलाल चंद्राकर जी। चंदूलाल चंद्राकर जी के प्रयास से सर्वदलीय मंच का गठन किया जाता है। इसमें सारे के सारे दल वाले लोग आते हैं और पृथक छत्तीसगढ़ मांग करते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ का मांग करते हैं। और 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन किया जाता है कि नहीं जी? सब सांसद वांसद संसद को घेरते हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद फिर 1994 में गोपाल परमार, ये एक विधायक हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पहली बार छत्तीसगढ़ की मांग को अशासकीय रूप से विधानसभा के सामने रखते हैं और पास भी हो जाता है वो। तो पहला अशासकीय प्रस्ताव किसके लिए? छत्तीसगढ़ गठन के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। और यह विधानसभा से पारित हो जाता है, पारित भी हो। अब इसको मैं अशासकीय क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये मात्र एमएलए थे। शासकीय बिल और जैसे कोई संसद में दो प्रकार के लोग बिल लाते हैं, एक तो जो केवल सांसद हैं और दूसरे जो मंत्री हैं। मंत्री ला रहे हैं तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है, और जो मंत्री नहीं है, जो नॉर्मल सांसद हैं, उनको कहा जाता है
असरकारी, अशासकीय या गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो ये मंत्री नहीं थे, ये एमएलए थे, इस कारण हमने बोला कि अशासकीय प्रस्ताव। लेकिन कोई राज्य गठन नहीं करता है नए राज्य का। नए राज्यों के गठन का पावर हमारे संविधान के भाग 1 ने केंद्र को दे रखा है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो गोपाल परमार ने प्रस्ताव रखा, अशासकीय प्रस्ताव, और वो पास हुआ। मांगा तो ठाकुर रामकृष्ण ने भी था, लेकिन वो पास नहीं हुआ था। पहली बार छत्तीसगढ़ मांग हेतु प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ है गोपाल परमार का। अब उसके बाद फिर 1998 का दौर था। यहां पे मंत्री, जितने भी मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री लोग थे, उन्होंने संकल्प को, छत्तीसगढ़ मांग हेतु जो संकल्प था उसको फिर से पास कर दिया। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के एक उस समय के बहुत चर्चित नेता थे पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र विद्याचरण शुक्ल, और इस समय चुनाव का भी दौर था। अटल बिहारी वाजपेयी का भी चुनावी दौरा चल रहा था। उन्होंने भी बोला छत्तीसगढ़ में आके, तुम मुझे 11 विधायक दो, मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ राज्य दूं। तो फिर ये देंगे नहीं देंगे करके फिर विद्याचरण शुक्ल ने भी यहाँ पे आंदोलन किया। दोनों का फोटो देख रहे हो आप, दोनों अलग अलग पार्टी से हैं। विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस से संबंधित हैं, ये बीजेपी से संबंधित हैं, लेकिन दोनों की इच्छा है कि छत्तीसगढ़ को हम एक अलग राज्य बनाएंगे करके। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ जाती है और छत्तीसगढ़ के लोग भी एकदम जागरूक हो जाते हैं कि हमको नया राज्य चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद दिलाया जाता है कि भैया आपने तो बोला था आपको राज्य देना पड़ेगा। तो फिर मध्य प्रदेश विधानसभा से छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जो संकल्प पारित हुआ था वो जाता है राष्ट्रपति के हाथ में। उस समय राष्ट्रपति थे के आर नारायणन साहब। उस समय कौन राष्ट्रपति थे? के आर नारायणन। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो बिल है मध्य प्रदेश विधानसभा से पास होकर जाता है के आर नारायणन के पास। के आर नारायणन। राज्य गठन से संबंधित मैं कुछ संवैधानिक जानकारी आपको दे देता हूं, सुनेंगे 2 मिनट, है ना। राज्य निर्माण, राज्यों का निर्माण कैसे होता है? तो भारत का जो संविधान है उसके भाग 1 में ही इसका वर्णन है। इसका शीर्षक है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसके अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, हर एक नियम को नंबरिंग दिया गया है और तीसरे नंबर को ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और इन नियमों को ही अनुच्छेद कहा जाता है भारतीय संविधान के पुस्तकों में। तो यहाँ पे लिखा है नए राज्यों के निर्माण की शक्ति संसद के पास होगी, लेकिन इस संसद को कौन बताएगा कि नया राज्य बनना है? तो संबंधित राज्य का विधानसभा। जैसे पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, पहले छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा में पहले वोटिंग होगा और यहाँ के लोग साधारण बहुमत से अर्थात जितने भी लोग आए हैं उनको वोटिंग कराया जाएगा, और आधे से एक ज़्यादा लोग बोल देंगे कि हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य को हम एक अलग राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। इतने लंबे समय से मांग हो रहा था, तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मंत्रियों ने भी कहा कि ठीक है, हम छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ की विधानसभा से ये पास होकर जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। अब छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से पास होकर गया राष्ट्रपति के आर नारायणन के पास, और राष्ट्रपति के आर नारायणन ने इसको दिया लालकृष्ण आडवाणी को। किसको दिया? लालकृष्ण आडवाणी को। लालकृष्ण आडवाणी इस बिल को लोकसभा में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? लोकसभा में। लोकसभा में यह बिल आता है 25 जुलाई सन 2000 को, और यहां से लोकसभा से साधारण बहुमत से सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से पारित होता है 31 जुलाई सन 2000 को। लोकसभा से पास हो गया। अब दूसरे सदन में ले जाना है, तो दूसरे सदन में ये गया 3 अगस्त सन 2000 को, और यहां से पास होता है, यहां से भी साधारण बहुमत से पास कराना है, जितने भी लोग आए हैं उनमें से आधे से एक ज्यादा। यहां से पास होता है 9 अगस्त सन 2000 को। इसके बाद फिर पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास ये पहुंचता है और राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देते हैं 25 अगस्त सन 2000 को। अब छत्तीसगढ़ नया राज्य बनेगा, ये पूरा का पूरा प्रावधान हो चुका है, बस अब छत्तीसगढ़ का उद्घाटन करना है। तो फिर हमने डेट का इंतजार किया कि भाई हम जहां से अलग हुए हैं वो 1 नवंबर को बना था, और थोड़े दिन नवंबर बचे हुए, तब तक कुछ प्रशासनिक कार्य हैं, उसकी बंटवारा वगैरह कर लेते हैं। तो इस प्रकार 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आता है। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आता है। कुछ चीजें और देख लीजिए आप 1 नवंबर सन 2000 की। इस समय भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, आपको मालूम है।
एक नंबर सन 2000, इस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत देश के राष्ट्रपति के पद पर हैं KR नारायणन। KR नारायणन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह। तो ये जो डिग्गी राजा हैं दिग्विजय सिंह, ये मध्य प्रदेश के CM हैं। जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो दिनेश नंदन सहाय जी को, महामहिम दिनेश नंदन सहाय जी को राज्यपाल का पद सौंपा गया। तो ये राज्यपाल बने। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल हैं दिनेश नंदन सहाय जी। उसके बाद फिर अजीत जोगी, अजीत प्रमोद जोगी जी, ये बनते छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश के टोटल जमीन का 30.47% लेकर छत्तीसगढ़ राज्य अलग होता है। और इस समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। कितने जिले थे? 16 जिले थे। और यहां पे 3 संभाग था। कितना संभाग था? 3 संभाग था। 146 विकास खंड व 96 तहसील के साथ भारत देश का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आता है। 26वां राज्य छत्तीसगढ़। तो ये रहा पूरा छत्तीसगढ़ का गठन। आप इसको पूरा अभी लिखेंगे भी, है ना? ठीक है, एक बार और मैं इसका पूरा रिवाइज कराता हूं आपको।